हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान रहेगा और इसमें अध्याय 8 है। पवन तूफान और चक्रवात जो है पाठ का नाम है। पवन तूफान और चक्रवात। तो ये अध्याय हम इसकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में समझेंगे, एनसीईआरटी की बुक में समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको अब पवन तूफान और चक्रवात क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जैसे उड़ीसा में 8 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था और चक्रवात से 45,000 भवनों ने को तहस नहस कर दिया, यानी 45,000 घर तहस नहस हो गए। 7 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। और उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पुनः एक चक्रवात उड़ीसा में आया, जिसके साथ जो समुद्र की लहरें थी 9 मीटर तक उठ गई और जिससे हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। और तो ये सब क्या है? तो ये चक्रवात जो होता है समुद्र में उठता है, उसके साथ तबाही आती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सभी कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये उड़ीसा में उस समय चक्रवात जब आया था, तो ये चित्र है, ये देखो इसमें। ठीक है, ये बीच में जो है समुद्र के बीच में से चक्रवात उठा और वो धीरे धीरे उड़ीसा के तट की ओर बढ़ा और वहाँ पे जान माल की हानि पहुँचाई। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है हमारे पास प्रश्न आता है कि पवन किसे कहते हैं। तो जब भी पवन की परिभाषा आती है तो आपने लिखना है गतिशील वायु पवन कहलाती है। यानी जब वायु चलती है, गति करती है, तो उसे हम पवन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वायु दाब डालती है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु दाब डालती है? तो उसके लिए हम अनेक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो इस क्रियाकलाप में हम क्या कर सकते हैं? एक आपने डिब्बा लेना है या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो, या वैसे ये टीन का डिब्बा है। इसके अंदर पानी लेके इसको गर्म करना है। पानी को गैस में किसी में भी बर्तन में आप ले सकते हो और इसको अच्छी तरह से ढक देना है बाद में। और जब ये पानी इसके अंदर गर्म पानी होगा, भाप होगी, तो फिर इस टीन के डिब्बे के ऊपर हमने ठंडा पानी डालना है। तो जैसे ही हम ठंडा पानी इसके ऊपर डालते हैं तो इसकी आकृति इस तरह से बदल जाती है, ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। तो ये क्यों सिकुड़ा? तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं और इसके अंदर गर्म पानी है, उसकी भाप है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो अंदर की भाप जो है ठंडी हो जाती है और वो पानी में बदल जाती है। तो पहले तो इसके अंदर भाप थी, लेकिन अब वो पानी में बदल गई, तो जिससे अंदर जो है वायु दाब कम हो जाता है और बाहर वायु दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण बाहर का वायु दाब इसको अंदर की तरफ पिचका देता है। ठीक है बच्चों, तो इससे सिद्ध होता है कि वायु दाब डालती है। ऐसे ही हम और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आगे है जो हम प्रयोग कर सकते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब घट जाता है। यानी जहाँ भी पवन जो है बड़ी तेज गति से, जितनी अधिक गति से चलेगी, तो वहीं का वायु दाब कम हो जाता है। तो इसको भी हम एक प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं।
तो इस प्रयोग में हम क्या कर सकते हैं, दो गुब्बारे लेंगे जैसे आप चित्र में देख रहे हो। इनमें गुब्बारों में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इनको हवा के साथ फुला के एक छड़ के ऊपर इसको लटका देते हैं, बांध देते हैं और इनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। और जहाँ से हमने जगह छोड़ी उसके बीच में हम बहुत तेज़ गति से फूंक मारते हैं, हवा की बड़ी तेज़ गति से, जिससे हम देखते हैं जैसे ही हम इनके बीच में फूंक मारते हैं तो ये दोनों गुब्बारे एक दूसरे के तरफ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, क्यों होते हैं आकर्षित? क्योंकि जब हमने तेज़ गति से फूंक मारी तो उससे गतिशील वायु यानी वायु की गति बढ़ गई, पवन की गति बढ़ गई, जिससे इन दोनों के बीच का वायु दाब कम हो गया। और उस कम वायु दाब के कारण उस कम वायु दाब की तरफ दोनों गुब्बारे जाते हैं, जो एक दूसरे की तरफ हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रयोग को आप खुद कर सकते हो, करके देखना है, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि गतिशील वायु जो होती है उसका दाब कम होता है। जितनी ज़्यादा तेज़ वायु होगी, पवन होगी, वहाँ वायु दाब उतना कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो इस प्रयोग के बाद हम कह सकते हैं जो पवन का वेग है वो बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे पवन का वेग बढ़ता है तो वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है। उसके बाद है आप जानते हो, आपने पहले देखा है, गतिशील वायु जो है पवन कहलाती है। तो ये पवन की परिभाषा है। और पवन जो है सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। यानी जिस क्षेत्र में वायु दाब अधिक होगा वहाँ से पवन चलती है और ऐसे क्षेत्र की ओर चलती है जहाँ पे वायु दाब कम होता है। ठीक है, तो वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना अधिक होगा। तो जितना वायु दाबों में अंतर होगा दो स्थानों के बीच में, जितना ज़्यादा वायु दाब में अंतर होगा उतना अधिक पवन की गति होती है, उतना अधिक वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं। उसके बाद है हम इसे समझेंगे, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी वायु को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। तो ये सिद्ध करेंगे अब हम कि गर्म करने पर वायु फैलती है, उसका प्रसार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रयोग में हम क्या करेंगे, हमें 3 गिलास लेते हैं। ठीक है, जैसे एक गिलास है, इसमें हमने क्या किया, इस क्वथन नली के मुंह पर गुब्बारा बांध दिया और इसमें हमने नॉर्मल पानी लिया, टूंटी से पानी लिया। ठीक है, तो इसका आकार आप इस तरह से देख रहे हो। अब उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे गिलास में हमने गर्म पानी लिया और उसके ये क्वथन नली है जो, इसमें हमने गर्म पानी डाला और उसके मुंह पर हमने यानी उसमें पानी लिया और उसके बाहर जो गिलास है, गिलास के अंदर हमने गर्म पानी डाल दिया। और आप ये गुब्बारे का आकार देख रहे हो, जो सीधा खड़ा है ये फैल जाता है। और तीसरे गिलास में हमने क्या किया, ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी डाला, जिससे आप देख रहे हो तापमान कम हो गया और गुब्बारे का साइज बहुत छोटा हो गया, अंदर की तरफ वो चला गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रयोग में कि जिसमें हमने गर्म पानी डाला था उसमें गुब्बारा फैल जाता है, यानी जो गर्म वायु है वो गर्म होकर फैल जाती है, उसका प्रसार होता है। तो यही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हो प्रयोग। उसके बाद है, अब हम इस नेक्स्ट प्रयोग करेंगे, इसमें हम दर्शाएंगे कि वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक धातु की छड़ ले लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर 2 कागज़ के 2 लिफाफे डाल देंगे, एक यहाँ पे ये है और दूसरा लिफाफा ये है,
और इनको तराजू की तरह हम लटका देते हैं, जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें दोनों तराजू के जो 2 कागज़ हैं, कागज़ के में क्या करेंगे, एक के नीचे हम मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है, एक के नीचे क्या करेंगे, मोमबत्ती जला देंगे, और दूसरे के नीचे हम मोमबत्ती नहीं जलाएंगे। तो जिसके नीचे हम मोमबत्ती जलाते हैं वो वहाँ पे गर्म वायु के कारण जो वो पॉलीथीन है, कागज़ है, कागज़ का लिफाफा है जो, वो ऊपर उठ जाता है अपने आप ही, और दूसरा लिफाफा नीचे आ जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो लिफाफा हमने गर्म किया, जिसके नीचे मोमबत्ती जलाई, वह गर्म होकर ऊपर चला जाता है, अर्थात गर्म वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इस प्रयोग के द्वारा हमने ये सिद्ध किया है। ठीक है बच्चों, तो हमने ऊपर प्रयोगों में यही समझा कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, तो वो फैलती है, जैसे गुब्बारे फैल गया था, और दूसरा वह अधिक स्थान घेरती है। और जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हमें हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, और यही कारण है धुआं जो है ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, गर्म वायु जो है ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक स्थान घेरती है। तो जब भी वायु गर्म होकर किसी स्थान पर वहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी, ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, तो ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ से वायु ऊपर उठेगी तो वहाँ वायु दाब कम हो जाएगा, तो जिसके कारण उसके आसपास की स्थान की जो वायु है, ठंडी वायु है, वो प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित होती हैं। ठीक है, यानी इसके वजह से क्या होती है, पवन का निर्माण होता है, उससे वायु चलती है ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर। अब जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पवन धाराएं जो होती हैं वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। जो पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं, तेज पवन चलती है, तो वो क्यों चलती है, क्योंकि पृथ्वी कहीं से अधिक गर्म होती है, कहीं पे ठंडी रहती है, तो इसके कारण जो पृथ्वी पर हैं वो तेज हवाएं चलती है। तो इसका एक कारण तो यही है, पृथ्वी पर पवन क्यों चलती है, हवाएं चलती हैं। जो भूमध्य रेखीय है और ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान जो है असमान होता है। जो भूमध्य रेखीय वाले स्थान हैं वो अधिक गर्म होते हैं, और जो ध्रुव होते हैं वो ठंडे होते हैं, जिसके कारण उनके तापमान में अंतर होता है और हवाएं चलती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैसे चलती हैं ये हवाएं, क्यों चलती हैं, ये देख लेते हैं। तो हमें पता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, यानी वहाँ पे अधिक गर्मी होती है, जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होता है। तो इससे उन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह जो है के निकट वायु गर्म हो जाती है, और गर्म वायु ऊपर उठती जाती है, और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार पवन धाराएं चलती हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो होती है उसके आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाता है, और वहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर चली जाती है, और उसके आसपास का क्षेत्र जो 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी होती है वहाँ से पवन चलती है ठंडी, उसका स्थान लेने के लिए। तो ये चित्र में देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी में जो बीच वाली लाइन है आपके पास, ये बीच वाली लाइन, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है वहाँ पे अधिक गर्मी होती है, और इस बीच वाली भूमध्य रेखा वाली के ऊपर जो गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और उसका स्थान लेने के लिए जो ये 30 दूसरी लाइन है, इधर ऊपर भी और नीचे भी दूसरी लाइन है, ये 30 डिग्री पे है। तो 30 डिग्री वाली लाइन से
हवाएं चलती हैं भूमध्य रेखा की तरफ, नीचे से भी ऊपर से भी। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा की तरफ ठंडी हवाएं आती हैं। उसी प्रकार से जो ऊपर है, ये जो पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है इसे ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है। और जो ये वाला हिस्सा होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच, यानी जो दूसरी और तीसरी लाइनें हैं ये, इनके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ गर्मी हो जाती है और वहाँ की वायु ठंडी होकर ऊपर चली जाती है और उसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से हवा का वेग आता है, जिससे पवन चलने लग जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी पर पवन चलती है, हवा चलती है। तो पृथ्वी पर जो पवन है, पवन के प्रवाह की दिशा जो होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है वो। ठीक है, और दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में कैसी होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक है, यानी जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर होगी और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। तो दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जो पवन की दिशा का ये कारण क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की का घूर्णन भी होता है, उसके कारण होता है ये पवन की दिशाएं। फिर उसके बाद है दूसरा कारण ये है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। जो पृथ्वी का थल है, ठीक है, और जल वाला भाग है जो असमान रूप से गर्म होता है, जिसके कारण समुद्र समीर और थर समीर चलती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं अध्याय 4 में। उसके बाद है, अब ये देखिए, ये जुलाई महीने में लिया गया चित्र है। जुलाई का मतलब गर्मियों में, और ये दूसरा सैटेलाइट से लिया गया जनवरी का चित्र है जो सर्दियों में होता है। अब जब जुलाई होती है, गर्मी होती है, तो पवन की दिशाएं जो होती हैं ये होती हैं जिस दिशा में ये तीर चल रहे हैं, यानी ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी हवाओं की दिशाएं होती हैं। तो जब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर चलती हैं तो ये हिंद महासागर से बहुत सारा पानी लेके आती हैं गर्मियों में, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये चित्र में दिखाया गया है कि थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्म काल में गर्मियों में दक्षिण पश्चिम दिशा से मॉनसून निर्मित होता है, और ये मॉनसून पवन अपने साथ हिंद महासागर से बहुत सारा जलवाष्प लेके आती हैं। ठीक है, गर्मियों में तो ये होता है दक्षिण पश्चिम से मॉनसून आता है। ठीक है, और सर्दियों में क्या होता है? इसके उल्टा होता है। सर्दियों में धरती जो होती है वो समुद्र से ज़्यादा ठंडा होता है, तो जिसके कारण उत्तर पश्चिम की अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों की ओर जाती है। तो शीत ऋतु में ठंडी पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है। तो सर्दियों में इसके उल्टे विपरीत दिशा में चलती है। तो ये देखो उल्टी दिशा में पवन बहती है सर्दियों में, जिसकी वजह से बहुत कम वर्षा होती है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, जिससे बहुत कम वर्षा होती है सर्दियों में। ठीक है, उसके बाद है, अब जब मॉनसून हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? जो पवन चलती है वो अपने साथ क्या करती है? समुद्रों से आने वाली पवन जो है अपने साथ जलवाष्प ले आती है। वही क्या लेके आती है? जलवाष्प लेके आती है अपने साथ। तो ये देखो, समुद्रों से चलने वाली हवाएं जो हैं
अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिसके कारण वर्षा होती है, और इस प्रक्रम को जल चक्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपके पास ये देखो, अब गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। ठीक है। तो अब वर्षा के कारण क्या होते हैं, किसानों की फसलें मुख्य रूप पे वर्षा से निर्भर करती हैं, जिससे फसलों को पानी मिल जाता है, नदियों तालाबों को पानी मिल जाता है। अब जो वर्षा होती है वो हमेशा सुखदायी नहीं होती, कभी कभी वो आपदा भी बन जाती है। तो कभी कभी इन घटनाओं से हमें आपदाएं आती हैं, इनसे मनुष्य और जंतुओं और पादपों के जीवन पे संकट आ जाता है। तो ऐसी दो घटनाएं हैं, तड़ित झांझा और चक्रवात। तो इसको पढ़ेंगे अब हम। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों। तो तड़ित झांझा और चक्रवात के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।